चलिए, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम हैं बिहार एसएससी जो वैकेंसी आया है उसके लिए हम लोग जो है डेली बाय डेली क्लास में सेट मारते ही हैं। आज जो हम यूट्यूब पर देखेंगे कि सेट डिस्कशन कैसे कराया जाता है और कैसे हम बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बुक नहीं खरीदे हैं आप जो है रूपमनी पब्लिकेशन का ये बुक खरीद लेंगे, जो प्लेटफॉर्म करके यहाँ पर लिखा होगा। और ये आपको जो सेट लेना है जिसमें 12 ठो क्वेश्चन सेट हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, वही लेना। तो आप बुक अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे बकवास नहीं करते हुए हम लोग सीधे चलाते हैं कि जो बिहार एसएससी का जो था सचिवालय सहायक का प्रारंभिक परीक्षा 2011 में कंडक्ट किया गया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और जानेंगे हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या इसमें मेन बिंदु को हमको याद रखना है जो आने वाले परीक्षा में या आने वाले सेट में रिपीट हो सकता है। तो चलिए समय को नहीं जाया करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या, जैसा कि आपका यहाँ पर पहला प्रश्न संख्या कह रहा है, थोड़ा सा और हम इसको जूम आउट कर देते हैं कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। चलिएगा, तो पहला जो आपका प्रश्न संख्या यहाँ पर कह रहा है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा क्या जी? खरगवासला। तो इसका उत्तर हो जाएगा खरगवासला। अब यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि खरगवासला पड़ता कहाँ है। तो आप लोग अपने कॉपी में जो नोट डाउन कर लीजिएगा, खरगवासा हम लोग का कहीं कहीं इसका लिखा रहता है खरगवासला, कहीं कहीं लिखा रहता है इसका खरगवासा। तो आप इसका जो ये पड़ता कहाँ पर हम लोग का? महाराष्ट्र में। और यहीं पर जो हम लोग का जो है एनडीए का मुख्यालय, यहीं पर क्या है हम लोग का? एनडीए का क्या है? मुख्यालय है। तो यह चीज़ याद रखेंगे कि एनडीए का मुख्यालय भी हम लोग का कहाँ है? खरगवासला में। एनडीए का मुख्यालय भी खरगवासला में। और जो हम लोग का केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? ये भी हम लोग का कहाँ है? खरगवासला में। एनडीए का फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये क्या करवाता है बाबू? तो ये क्या करवाता है कि यदि आप जो इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, इसमें आप 3 सेना में से किसी भी सेना में जैसा आपका रैंक आएगा उसमें आप जा सकते हैं। या तो वायुसेना में जा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं? थल सेना में जा सकते हैं, या आप जल सेना में जा सकते हैं। तो इसके लिए ये हो जाता है, डिफेंस के लिए एग्जाम हो जाता है। मेन इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। तो इसका भी हम लोग का कहाँ है? खरगवासला में। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये पहला एनडीए का भी मुख्यालय और केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र का भी मुख्यालय। अब यहीं से हम लोग 2-3 को और मुख्यालय को हम लोग याद करते हैं जो पूछे जा सके। देखिएगा, सबसे पहले आपको पूछेगा कि कटक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, कटक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कटक में क्या चीज़ का अथी है आपका केंद्र है। ठीक है, तो चावल अनुसंधान केंद्र हम लोग का कहाँ है? तो कटक। कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि चावल का आकार इस तरह का होता है और जब भी हम कच्चा चावल खाते हैं तो वह कट करता है, तो इसीलिए चावल का जो है केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है हम लोग का? कटक। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको पूछेगा कि इसमें क्या कहता है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ बोलेंगे? शिमला। कैसे याद रखेंगे हम लोग जानते हैं आलू के सब्जी में शिमला मिर्च बना के हम लोग खाते हैं, तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है हम लोग का? शिमला। तो चलिए हम एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि 1857 की क्रांति था क्या। यहाँ पर हम आपको इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हुए, आपको कम समय में सिर्फ इतना लेना है कि ये चीज़ ये है, ये कह रहा है। अगर आपको पढ़ना है तो ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं। तो मेनली चीज़ है 1857 के क्रांति के बहुत सारे कारण थे, एक कारण उनके हो ही नहीं सकते थे, करीब नहीं तो 15-16 कारण इनके हो सकते हैं। पहला प्रमुख कारण जो था इनका, सबसे पहला प्रमुख कारण था इसका हड़प नीति। हड़प नीति बोलते हैं, चूक नीति बोलते हैं, वो सिद्धांत था। हड़प नीति इसका मुख्य कारण था। दूसरा इसका था क्या मुख्य कारण? हड़प नीति। एक सती प्रथा भी थी। तो आपको पूछेगा सबसे पहले कि सती प्रथा पर सबसे पहले जो है रोक किसने लगाया था? सबसे पहले हुमायूं ने रोक लगाया था। वो कुछ समय तक ही चला, फिर लागू हो गया। उसके बाद कौन रोक लगाया? तो अकबर रोक लगाया। अकबर रोक लगाने के बाद कौन लगा दिया? तो आप अकबर रोक लगाने के बाद उसके बाद जो है राजा राम मोहन राय, इसका जो है राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा इसमें जो है अपना योगदान दिए और लॉर्ड बिनियल बेंटिक ने इसे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो सती प्रथा क्या थी? तो सती प्रथा कुछ नहीं था, हम लोग को छोटे बच्चों को क्या करता था, एक बड़े बुजुर्ग आदमी से शादी करा दिया जाता था और शादी होने के उपरांत यदि उसका हस्बैंड मर जाता था तो जब उसका हस्बैंड जहाँ पर जलाया जाता उसी के साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो इस पर पूर्णतः प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
इनका अगुवाई कौन ने किया था? तो राजा राम मोहन राय। क्यों? क्योंकि इनकी भाभी को वही सैया पर क्या कर दिया था? जला दिया गया था। चलिए इसको हम डिटेल नहीं करेंगे, या आइए। तो 1857 क्रांति में एक मुख्य कारण हम लोग ले सकते हैं सती प्रथा का। दूसरा मुख्य कारण हम लोग ले सकते हैं इसमें हड़प नीति का। ठीक है, दूसरा मुख्य कारण क्या ले सकते हैं? हड़प नीति। हड़प नीति क्या होता था? हड़प नीति में क्या होता था कि बाबू मान लिया जाए कोई राजा है, ठीक है, और उसकी क्या है? एक रानी है। एक राजा है ए नाम का और उसका क्या है? एक रानी है। और इसको जो है मान लिया संतान नहीं हो रहा है, तो संतान नहीं होने की स्थिति में क्या करता था? ये अपने दरबार में कोई जो रहता था, इसके यहाँ जो काम करता था या इनके शासन व्यवस्था में जो भी आसपास में कोई पहचान का था या अपने सहभागी था, उसका पुत्र को क्या ले लेता था? गोद ले लेता था। उसके पुत्र को क्या ले लेता था? गोद। क्योंकि इसको तो राजा रानी को संतान हो नहीं रहा था, तो गोद ले लेना था। परंतु यहाँ पर अंग्रेजों ने यह बाउंडेशन लगा दिया था कि यदि कोई राजा, अगर उसको पुत्र नहीं है, अगर वो कोई राजा उसके पास, जिसके पास पुत्र नहीं है, यदि वो किसी का पुत्र गोद लेता है तो वह उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा। और ऐसा करने वाले राजा रानियों का पूरा साम्राज्य जो कौन ले लेगा? अंग्रेज ले लेगा। इसी को बोलते थे हड़प नीति। इस तरह अंग्रेजों ने काफ़ी जो जगह को क्या कर लिया? हड़प लिया। तो हड़प नीति में क्या होता था कि मान लिया जाए सपोज जिसका बच्चा नहीं हो रहा, अगर वो बच्चा गोद ले लेता है तो उसका पूरा राजपाट जो है अंग्रेजों के साथ में हड़प लेता था। अंग्रेज ऐसा कानून बना दिया था कि अंग्रेज उसको ले लेता था। इसीलिए, और उसका उत्तराधिकारी भी आपको उस बेटा को बनने नहीं देता था। कहता था ये बेटा आपका खुद का नहीं है, आप गोद लिए हैं। इसी के चलते आप लोग जाने होंगे रानी लक्ष्मीबाई का जो था विरोध कर रही थी, एक बेटा को गोद ली थी उन्हें, और उसी बेटा के चलते उसने रानी लक्ष्मीबाई क्या की? झांसी की रानी, उसने भी इस 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था। दूसरा चीज़ अब यहाँ पर 1857 की क्रांति हो गया। देखिएगा, तीसरा इसका सबसे बड़ा और प्रमुख और इम्पोर्टेंट कारण क्या था कि उस समय क्या था कि हमारे जो भारतीय सेना थे वो अंग्रेजों के यहाँ कार्यरत रहते थे। हमारे भारतीय मूल के जो लोग थे वो क्या करते थे? अंग्रेजों के यहाँ सेना के पद पर क्या करते थे? वो सब तो ठीक था। 1857 में क्या हो गया? 1857 में क्या हो गया? यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 1857 में यहाँ पर थोड़ा सा नियम को चेंज कर दिया गया। 1857 में क्या चेंज कर दिया गया? तो 1853 में पहले क्या होता था बाबू? 1853 में जो हमारे भारतीय लोग थे अंग्रेजों के यहाँ सेना की नौकरी पर खटा करते थे, उसके लिए जो था बंदूक दिया गया था। उसको बंदूक तो दे गया था बंदूक मारने के लिए किसी को, बट उसमें अलग से एक दिया जाता था गन पाउडर। एक क्या दिया जाता था? गन पाउडर। इसको भी सैनिक गला में क्या रहते थे? लटकाए रहते थे। फिर अलग से एक गन का जो है एक बेल्ट रहता था, उसमें आपका क्या रहता था? गन के लिए, गन में डालने के लिए गोलियां रहती थी। तो हमारे भारतीय जो थे, जो अंग्रेजों को खटा करते थे, तो वो उसको बहुत ज़्यादा क्या होता था? प्रॉब्लम हो जाता था। क्यों? सबसे पहले तो वो अपने कंधे पर बंदूक रखेगा, उसके बाद एक गन पाउडर रखेगा, गन पाउडर, उसके बाद क्या करेगा? अलग से क्या रखेगा? आपका गोली रखेगा, और गोली निकालने के साथ उसमें क्या लगाता था? गन पाउडर। और गन पाउडर लगाने के बाद अपने पिस्तौल में भरिए, उसके बाद क्या करिए? आपको जिसको मारना है उसको टपका दीजिए। तो ये व्यवस्था थी 53 में। बट क्या किया गया? अंग्रेजों ने क्या किया? 1853 में 1857 में मेन रीजन क्या हुआ कि गन पाउडर जो डाला जाता था उस बंदूक में जो गोली रहती थी, उसके लिए उसने बोला कि अब हम एक नया बंदूक लाए हैं, इसमें गन पाउडर ही डाला रहेगा और गन पाउडर भी डाला रहेगा, आप शायद इससे क्या कर सकते हैं? लड़ाई में भाग ले सकते थे। तो अब इसमें क्या हुआ कि एक दिन मंगल पांडे जहाँ पर कारखाना था वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर देखा बहुत सारा गाय जो था मरा हुआ था, बहुत सारा गाय मरा हुआ था, बहुत सारा सुगर मरा हुआ था। तो उसने देखा कि वहाँ पर जो गोली होता था उसने देखा ये गाय मरा हुआ क्यों है, तो उसने उसने लगाया कि जो नया वाला हम लोग को मारने के लिए बंदूक दिया है अंग्रेजों ने, उसमें क्या किया है कि जंग लगाने से बचने के लिए हर गोली में शुगर का मांस को क्या कर दिया था? लगा दिया था। शुगर के मांस को लगा दिया, क्योंकि वो चिपचिपा होता था, तो जंग से बचाने के लिए शुगर के मांस को लगा दिया था। ठीक है, और उसके बाद गाय की चमड़ी को क्या कर दिया था? इस जो बंदूक की गोली थी इसके चारों बगल बांध दिया था। अब सेना क्या करती थी? जब भी कहीं युद्ध में सेना को अंग्रेज भेजता था तो अब वो ऐसे करके उसको फाड़ता था और उसके बाद बंदूक में डालता था। तो मंगल पांडे ने यह चीज़ देख लिया और सबसे पहले यही क्या किया? विद्रोह किया। तो आपको बोलेगा कि 1857 के क्रांति का नायक कौन था? नायक का मतलब होता है भैया हीरो। आप गलती मत करिएगा, 1857 के क्रांति का नायक बोले तो अलग उत्तर हो जाएगा, नेतृत्व बोले तो अलग उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग समझेंगे कि 1857 के क्रांति का
नायक कौन था? नायक का मतलब होता है हीरो। हीरो वही कहलाता है जो किसी न किसी अन्याय के विरुद्ध क्या उठाता है? आवाज़ उठाता है। तो हम लोग देख रहे थे कि सती प्रथा भी थी, सती प्रथा थी, दूसरी हड़प नीति थी, उसके बाद सबसे बड़ा ये आ गया क्या हम लोग का, जो बंदूक में जो आपका चेंज किया था आपका वो। तो सबसे पहले जो आवाज़ उठाया था वो मंगल पांडे ही उठाया था। तो हीरो, हीरो का मतलब नायक। तो मंगल पांडे ने एक नारा भी दिया उस समय कि मारो फिरंगियों को। किसने नारा दिया था आपको पूछेगा? मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे। तो आपको पूछेगा 1857 की क्रांति का हीरो कौन था, नायक कौन था? तो नायक कौन था? मंगल पांडे। ये समझ गए। दूसरा चीज़ बोलेगा तो उसको क्या किया अंग्रेजों ने, जब वो कहने लगा कि हम लोग जो बंदूक यूज करते हैं उसमें जो है गाय का चमड़ी लगाया रहता है और शुगर का मट लगाया रहता था। तो हमारे भारतीय मूल के जितने भी लोग थे, कुछ हिंदू जाति के थे, कुछ मुस्लिम जाति के थे। तो हिंदू जाति भी जो क्या करने लगा, विरोध करने लगा, क्योंकि उसके लिए गाय जो था वो पूजनीय था। और मुस्लिम जाति के लिए शुगर जो होता है वो क्या होता है, एक छुआछूत वो मानता है। वो लोग शुगर को बोलना भी मुझे पसंद नहीं करता है। तो दोनों ने मिलकर इसका काफ़ी विरोध किया और मंगल पांडे को पकड़ के मार दिया गया, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद जो क्या हो गया, सेना विद्रोह। तो आपको इसका 3-4 नाम है। 1857 की क्रांति को हम लोग 57 की क्रांति भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 57 की क्रांति। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं इसको? पहला सेना विद्रोह। और तीसरा क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता सेनानी का विद्रोह, इसको बोलते हैं हम इसको। तो 1857 की क्रांति बोलिए, सेना विद्रोह बोलिए, भारतीय सेना विद्रोह बोल दीजिए, ठीक है। या हम लोग स्वतंत्रता इसको संग्राम भी बोलते हैं। तो अनन्य नाम से हम लोग जानते थे। इनका सबसे पहले इनके बारे में आवाज़ किसने उठाया था? मंगल पांडे। क्यों उठाया था? कि हम लोग देख रहे थे कि उसने कारखाने में देखा कि बंदूक के गोलियों पर जो चमड़ा जंग से बचाने के लिए लगाया जाता था चारों तरफ से, वो किसका था? गाय का। तब तो मंगल पांडे को तो बोला, मंगल पांडे ने काफ़ी विरोध किया और वह नारा दिया था कि मारो फिरंगियों को। तो क्या किया अंग्रेजों ने? उन्हें पकड़कर खुद मंगल पांडे को ही मार दिया। इसके बाद और भी काफ़ी लोग जो इसमें आक्रोश में आ गए और सेना विद्रोह पर उतर गया। और इसके यहाँ जो सेना जो रहती थी, हमारे भारतीय मूल के लोग जो इनके यहाँ नौकरी किया करते थे, वह सुबह सुबह रोज़ जाते थे। किसके लिए? परेड कर कर सलामी देते थे। और परेड में यह नियम होता था कि परेड में जब भी आप परेड जाइएगा, देखते होंगे एनसीसी वगैरह में, तो अपने बंदूक में गोली नहीं डालना है और परेड में शामिल होना है। और सभी सेना क्या किया भारतीय मूल का, उस दिन परेड में अपने बंदूक में गोली भर लिया। और जैसे ही परेड में सलामी देने अंग्रेजों के पास पहुंचा तो वो सोच रहा परेड देने के लिए आया है, हाजिरी देने के लिए आया है, एक आए कि सबको क्या कर दिया? घायल कर दिया। उसमें काफ़ी अंग्रेजी सेना भी मारे गए। और इसी तरह सेना विद्रोह क्या हो गया? चालू हो गया। और इसका जो नेतृत्व किया था, अगर आपके पूछ ले, इसका नेतृत्व पूछ ले तो आपको हम लोग बोलेंगे बहादुर शाह जफर। तो याद रखिएगा, हम लोग का क्या हुआ? नायक कौन हो गया? मंगल पांडे। अब बोलेगा कहाँ से पहला बार शुरू हुआ था विद्रोह? तो मेरठ से। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। तो 1857 के क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। सबसे पहले इसका जो है नायक कौन कहलाया? तो मंगल पांडे। नायक कौन कहलाया? मंगल पांडे। और आपको पूछेगा कि नारा क्या दिया था मंगल पांडे? मारो फिरंगियों को। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को क्या कर दिया? फांसी पर चढ़ा दिया। और उसके बाद सेना विद्रोह हो गई और सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर। तो नेतृत्व पूछेगा तो बहादुर शाह जफर मारेंगे। अगर आपको पूछ ले कि इनका नायक हीरो कौन था? मंगल पांडे। आशा करते हैं कि आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया होगा दूर। दूसरा चीज, आपको यहाँ बिहार से कौन सपोर्ट किए थे इस क्रांति को? तो बिहार से सपोर्ट किया था हम लोग का कौन? कुंवर सिंह। तो बोलेगा कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछता है कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? तो बिहार से था, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम लोग समझते हैं ये क्या था। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया था, वो कौन था? तो दरअसल देखिएगा, इसमें था एक तात्या टोपे नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था जी? तात्या टोपे। इसका नाम था तात्या टोपे। कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो तात्या टोपे बोलेंगे या इसका पांडुरंग टोपे भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको तात्या टोपे जो था, क्या था? ये जो था आपका रानी लक्ष्मीबाई को तलवार प्रशिक्षण में मदद किया करता था, उन्हीं के दरबार में पहले रहा करता था। और तात्या टोपे को जो है उन्हीं का मित्र, उनका नाम था मान सिंह। उनका क्या नाम था जी? मान सिंह। मान सिंह ने क्या कर दिया? अपने मित्र को पकड़ा दिया। एक दिन यह जंगल में क्या हुआ था? बैठा हुआ था, आराम कर रहा था गर्लफ्रेंड के याद में, और इसके मित्र ने किसको CID दे दी? अंग्रेजों को। और तात्या टोपे को
को क्या कर लिया, अंग्रेजों ने पकड़ के जंगल में ही मार दिया। तो आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला था और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि तात्या टोपे को उन्हीं के मित्र ने धोखा दे दिया और अंग्रेजों को हाथ पकड़वा दिया। ठीक है, उनका नाम क्या था जो मित्र पकड़वाया था, दोगलापंथी किया था, उसका नाम था मान सिंह। चलिए, तो इतना को हम लोग इधर जाएंगे तात्या टोपे के बारे में। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है। अगर ज़्यादा डिटेल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग देख भी नहीं पाइएगा, तो इसलिए 2 पॉइंट आगे और 2 पॉइंट हम लोग पीछे लेकर इसको समझेंगे। अगला है 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ से एक आपका जीके बन जाता है कि 1929 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ मारेंगे, हुआ था लाहौर में। और सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में। सबसे पहला अधिवेशन कोलकाता। तब भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन क्या है, तो नेताओं का डेली बाय डेली लगातार बैठक बुलाना ही क्या कहलाता है, अधिवेशन कहलाता है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 पर कहाँ पर अधिवेशन किया था, कहाँ पर संयुक्त बैठक किया था, तो लाहौर में। कहाँ पर किया था जी, लाहौर में। और इनकी जो था इस समय पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था, पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आपको ही पूछ रहा तकनीक से किसके अध्यक्ष थे, यहाँ पर अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष कौन था हम लोग का, जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन था हम लोग का, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था हम लोग का, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू था, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू से हम लोग एक और याद रखेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भारत के आपको पूछ लेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताइए। तो आप लोग कंफ्यूज होकर जवाहरलाल नेहरू नहीं मार दीजिएगा, रॉ से राष्ट्रपति और रॉ से राजेंद्र प्रसाद। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम जो थे भारत के उप जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उस समय हम लोग का कौन था, उपराष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हम क्यों थे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ये हो गया आपका लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे हम लोग के, जीवी मावलंकर। बट राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बारे में हम लोग 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। सभापति को हम लोग इंग्लिश में चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर हम लोग दिए। तो जवाहरलाल नेहरू, तो लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ समझ गए। अगला आपको क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी जी के गुरु कौन हुए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन अगर इसी में हम लोग उठाना चाहें तो आपका अगला क्वेश्चन बोलेगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बोलेगा क्या, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक। हम कैसे याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक होगा कि गोपाल गंगाधर तिलक होगा, तो याद रखिए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा क्या है भैया, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्म होगा तो बाले बच्चा का न जन्म होता है जी। तो हम लोग याद रखेंगे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। दूसरा अगला आपको बोलेगा एक प्रमुख नारा है कि आराम हराम है। आराम क्या है, हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। हम आपको क्लास में टोटल का टोटल नारा याद करवा चुके हैं कि कैसे याद करना, कैसे एग्जाम तक आपके माइंड में रहेगा। तो हम बोले थे जवाहर, यानी कि जब हम लोग बाहर जाते हैं किसी काम से तो हम लोग को आराम नहीं मिलता और आराम क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। तो याद रखें जवाहर। जब भी हम लोग कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हरासमेंट होता है और हमारा आराम करना क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। तो आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जा बाहर, यानी बाहर जाते हैं तो आराम हराम हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू। अभी तुरंत बताया मैंने, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म होगा तो किसका होगा, बाल, बाल में ना गंगाधर, तो बाल गंगाधर तिलक हो गया।
तो आ जाइए, अभी तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा ये। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला बोलेगा स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हुए? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हुए? तो दो, मोतीलाल नेहरू और एक मारेंगे सी आर दास, सी आर दास। मोतीलाल नेहरू और क्या मारेंगे हम लोग? सी आर दास। सी आर दास के कहने का मतलब है चित्तरंजन दास। तो बोलेगा आपका स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो मोतीलाल नेहरू होगा तो मोतीलाल नेहरू मार देना है, अगर सी आर दास होगा तो सी आर दास मार देना है। चलिए अगला आपसे पूछेगा कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए काफी थोड़ा सा और हम स्लाइड को नीचे कर देते हैं ताकि आपको बारीकी से समझ भी आए। चलिए देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ कर देते हैं फिर से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है, तो जब आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं तो उसमें हम आपको बताए थे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के विचार या दर्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब बस हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता क्या है, ठीक है। तो देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिखा रहेगा भैया, या कहीं कहीं भैया सिद्धांत लिखा रहेगा, तो इससे कोई लेना देना नहीं, आपको समझना है क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डी और फिर पी और फिर एस और पी, डीपीएसपी, डीपीएसपी। फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग का? डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब समझते हैं हम लोग नीति निर्देशक तत्व है क्या। तो अभी हम ये नहीं बोलेंगे किसकी अध्यक्षता में हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। देखिए जब संविधान बन रहा था तब क्या हुआ कि संविधान में यह निर्णय लिया गया कि अभी तो हमारे पास पर्याप्त संसाधन है नहीं, तो मूल अधिकार देने के लिए दो मूल अधिकार को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, और संविधान सभा में यह कहा गया कि अभी हम क्या करते हैं, भारतीयों को कुछ ऐसे अधिकार दे देते हैं जो इसके लिए अभी वो क्या है, एप्लीकेबल है, जरूरी है, उनका मूलभूत अधिकार है। और कुछ ऐसे मूल अधिकार होंगे जब हमारे पास पर्याप्त धन आ जाएगा, पर्याप्त संसाधन आ जाएगा, तब हम उसको देंगे, ठीक है। और यह जिम्मेवारी हम किसको दे देंगे? राज्य को। उसी को हम लोग नीति निर्देशक तत्व की संज्ञा से जानते हैं। जैसे कि हम लोग समझेंगे कि जैसे हमारा जो मूल अधिकार है कि घूमना फिरना, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मेरा क्या है, मूल अधिकार है। पर किसी के राज्य में यदि आपको चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत मिल रहा है हम लोग को? नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत। क्यों? उस समय देश आज़ाद हुआ था तो सिर्फ आपको मौलिक अधिकार दिया था, आपको नागरिकता दिया था, घूमने फिरने की आज़ादी दिया था। सरकार के पास इतने साधन नहीं थे जो आपको बुढ़ा बुढ़ी पेंशन दे सके, तो उसी को बुढ़ा बुढ़ी पेंशन तकनी नहीं देता। अगर तकनी लिख देता सरकार कि नीति निर्देशक तत्व भी मूल अधिकार में अभी लागू कर दिया जाए, तो लोग आपस में लड़ने लगते कि हमको अचार दीजिए, गेहूं दीजिए, फलना दीजिए। तो यह जिम्मेवारी किसको दे दी? राज्य को। राज्य अगर चाहे तो नीति निर्देशक तत्व में क्या कर सकता है, कहीं अपने क्षेत्र में विकास के लिए क्या कर सकता है, एक ग्राम पंचायत का गठन कर सकता है, अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए क्या कर सकता है, तमाम योजनाएं ला सकता है, उसमें आपको चावल दे दे, एपीएल दे दे, बीपीएल दे दे। यही मुख्य मुद्दा था नीति निर्देशक तत्व का। तो जब संविधान बन रहा था तो संविधान को दो भागों में बांट दिया, एक का नाम रख दिया मूल अधिकार, दूसरे का नाम रख दिया नीति निर्देशक तत्व। दूसरे का नाम क्या रख दिया? नीति। जो अभी बोला कि आप सांस लीजिए, घूरिए फिरिए, जमीन खरीदिए, ये हो गया मूल अधिकार। और दूसरा बोला नीति निर्देशक तत्व कि भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जहिया पैसा आएगा आपको जो इंदिरा पेंशन, फलना पेंशन, बुढ़ा बुढ़ी पेंशन, ई पेंशन, वो पेंशन, 60 वर्षा 20 वर्षा सब देंगे। तो वो दे दिया किसको? राज्य को। तो आप लोग देखते हैं कहीं कहीं राज्यों में लैपटॉप बांटा जाता है, कहीं कहीं कुछ बांटा भी नहीं जाता है। ये समझ गए। तो इसके बारे में किस विचार से जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी के ग्राम पंचायत स्थापना से। और बोला हर राज्य में ग्राम पंचायत की क्या हो? स्थापना हो। हर राज्य में ग्राम पंचायत की क्या हो? स्थापना हो। तो यह विचार किससे जुड़ा हुआ है हम लोग के? महात्मा गांधी के विचार से। और महात्मा गांधी जो थे, बोलेगा हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बोला हरि मतलब होता है भगवान विष्णु और जन मतलब जनता, और हरिजन समूह को, हरिजन जाति को एक बड़े भगवान के रूप में बताया। किसने बताया? महात्मा गांधी ने। अगला हम लोग समझेंगे कि राज्य के नीति तत्व संविधान के किस भाग में है। तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान जो
मूल रूप में पहले था 22 भाग में और वर्तमान में कितना हो गया जी 25। जब इसमें अनुच्छेद कितना होता था जी 95। अभी हम लोग का 470 से ज़्यादा क्या हो चुके हैं अनुच्छेद। अनुसूचियाँ कितना हुआ करती थी 8, अभी अनुसूचियाँ कितनी है हम लोग का 12। अगर हम यहाँ पर आपको बैठा दे कि अनुसूची क्या है, धारा क्या है, आर्टिकल क्या है, तो आप ये सेट नहीं मार पाएंगे। पता चला हम आपको जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लग जाएं। तो खाली ये मोटो लेना है। चलिए देखिएगा कि आप थीम समझिए इसका क्या है। तो आपको पहला जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 में पहला संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 में कहा गया है राज्य और उसके संघ क्षेत्र, राज्य और उसके संघ क्षेत्र। यानी अनुच्छेद पहला में कहा गया आपका इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा संघ होगा। अब आ जाइए संविधान का भाग 2। संविधान के भाग 2 में क्या दिया गया हम लोग का, तो संविधान के 2 में भाग में दिया गया है नागरिकता। नागरिकता का प्रावधान किस में है संविधान 2 में। और संविधान के भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार। संविधान भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार। कैसे याद रखेंगे, पहले बोला भारत राज्यों का संघ है आपका पहला भाग, दूसरा में आपका हो जाएगा आपका कौन नागरिकता मिलेगा तभी तो मौलिक अधिकार मिलेगा जी। तो पहले नागरिकता लेंगे, नागरिकता मिल जाएगा तो मौलिक अधिकार हो लेंगे कौन सी आधार कार्ड पैन कार्ड फलना चिलना। तो पहला हो गया हम लोग का क्या कि राज्य और उसके संघ क्षेत्र। वर्तमान में कितने राज्य हो गए हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8। ठीक है। तो भाग 2 में संविधान का क्या है नागरिकता। नागरिकता मिलने के बाद हम लोग क्या लेते हैं मूल अधिकार। और 4 में हम लोग का आ जाएगा क्या नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, यानी कि डीपी और एसपी। तो चलिए आपका उत्तर हो गया बी। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 5। प्रश्न संख्या 5 हम लोग देखते हैं कि क्या है। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं और देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 आपका कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर अनुसूची आया है तो हम आपको टोटल का टोटल 12 अनुसूची क्लास में रटा चुके हैं। एक बार हमसे फिर से बना देते हैं कि क्या है। तो हम लोग जानते हैं संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं 12। अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है, ये सब हम आपको बता दिए हैं। चलिए तो अनुसूची पहला में क्या कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है संघ है। और इसमें कितने हम लोग के राज्य हैं 28 और यूनियन टेरिटरी कितना है 8 है। और संविधान के अनुसूची संख्या 2 में क्या कहा गया है जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनके वेतन के बारे में बात किया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फलना चिलना सबके वेतन के बारे में बात कहा क्या गया है राष्ट्रपति। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए कोई भी व्यक्ति जो है 2 रुपया के लिए क्या करता है कमाता, बोलता है कि पेट के लिए कमाते हैं 2 रुपया कमाते हैं 2 रुपया बचबे नहीं करेगा तो काहे कम करेंगे। तो वेतन की चर्चा किस में हम लोग का अनुच्छेद संख्या कितने अनुसूची संख्या 2 में, अनुसूची संख्या 2 में। तीसरा में आप बोलिए वेतन मिलने के बाद हम लोग क्या लेंगे शपथ। सबसे पहले किसी भी कंपनी में जाएंगे तो पैसा का बात करेंगे। अगर कंपनी 10 रुपया का बात बोलेगा तो जो भी तो हम लोग शपथ क्या लेंगे निगेटिव वे में शपथ लेंगे। बोलेंगे जो भी घूस लेंगे वो टेबल के तर से लेंगे। अगर बोलेगा कि 80 लाख रुपया महीना देंगे तो बोलेंगे क्या हम संविधान का ये चीज़ फलना चिलना करके यह शपथ लेते हैं कि हम अपनी संविधान की रक्षा करेंगे और अपने कर्तव्य का क्या करेंगे निर्वाहन करेंगे। तो अनुसूची 1 में हो गया हम लोग का भारत राज्यों का संघ है। 2 में हम लोग का क्या हो गया भैया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या वेतन। राष्ट्रपति को भैया कितना मिलता है वेतन 5 लाख और उसके बाद उपराष्ट्रपति को भैया मिलता है भैया 4 लाख। प्रधानमंत्री को कितना मिलता है भैया 1,60,000। सीएम मतलब हम लोग का मुख्यमंत्री को कितना मिलता है भैया 3 लाख। बोलेंगे है हो चचा सीएम के 3 लाख है यहाँ पर मोदी चचा के कम में दे किए। तो देखिए मोदी चचा को इसलिए कम देता है, मोदी चचा के वेतन का निर्णय कौन करेगा राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। राष्ट्रपति महोदय का वेतन का चर्चा निर्णय कौन करेगा तो ये आपका संसद करेगी। बट सीएम जो है यानी कि हमारे नीतीश चचा जो है पलटू चचा जो हैं इनके वेतन का निर्णय केंद्र से कोई लेना देना नहीं। इनके वेतन का निर्णय कौन करेगी राज्य विधान मंडल करेगी। इन्हीं लिए इसका वेतन 3 लाख है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकते हैं। चलिए ये समझ गए। तो हम लोग पहला अनुसूची देख रहे थे। पहला में क्या हो गया हम लोग भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में हम लोग का क्या हो गया सर जी पहले में वेतन वाला बात होगा कि वेतन कितना देगा। अगर वेतन देगा तो शपथ में घूस लेने की बात लेंगे। अगर वेतन बढ़िया नहीं दिया ये सब जो भी बोल रहे हैं हम आपको इसको जो आपको कभी ये जितना भी चीज़ हम बात बोल रहे हैं इसको डायरेक्टली आपके दिल पे नहीं लेना, फेफड़ा जिगर कहीं भी ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आप समझ जाएं, यही हमको तात्पर्य है। तो इसके बाद वेतन के बाद हम लोग क्या लेंगे शपथ। वेतन के बाद हम लोग क्या लेंगे शपथ। शपथ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं ओथ। तो अगर आपको वेतन बढ़िया मिल रहा है तो बोलिए आप शपथ लीजिएगा, शुद्ध मन से लीजिएगा। अगर आपको वेतन कम मिल रहा है तो वेतन आप क्या लीजिएगा
और शुद्ध मन से लीजिएगा। चलिए आइए, वेतन के बाद हम लोग का अनुसूची संख्या आ जाता है 4। अब कैसे याद रखेंगे अनुसूची संख्या 4? तो अनुसूची संख्या 4 याद करने के लिए चौ से 4 और चौ से चेयर। तो राज्यसभा में अब बोलिए चेयर कौन है? चेयर मैंने कुर्सी, कुर्सी पर कौन बैठेगा? राजा बैठे हैं, और राजा मैंने राज्यसभा, यानी राज्यसभा में कहाँ कहाँ से कितना सीट आवंटित होगा? अनुसूची संख्या किसमें चर्चा है हम लोग का? 4 में, अनुसूची संख्या 4 में। अब अनुसूची संख्या 5 में क्या है? तो ST ST का आरक्षण। 6 में क्या है? तो कुछ पूर्वोत्तीय राज्य है, मिजोरम है, ये सब का क्या है? असम का आरक्षण है। 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन, 100 से शक्ति, 100 से शक्तियों का विभाजन। समवर्ती सूची क्या है आपका? अवशिष्ट सूची क्या है? केंद्र सूची क्या है? राज्य सूची क्या है? अगर यहाँ बताना चाहें तो भी हम नहीं बता सकेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ये सब आपको क्लास में बता दिया गया है। तो 7 में, 8 में हम लोग का क्या है? 8 में हम लोग का भाषा, कितने भाषा का जिक्र है? 22 भाषा का जिक्र है। क्या हिंदी को कानूनी रूप से राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, परंतु प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदू। दूसरी राष्ट्रीय भाषा क्या है? उर्दू। परंतु कहीं भी संविधान में इसका जिक्र नहीं है कि केवल हिंदी को हम लोग कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय भाषा कहेंगे। नहीं, हमारा राष्ट्रीय भाषा हॉकी है संवैधानिक रूप से, हम संवैधानिक रूप से बोल रहे हैं। नहीं, हमारा राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी है संवैधानिक रूप से। एक लड़की थी जो कोर्ट में एक RTI दायर की थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI दायर की थी। तो ये सब आप गूगल भी कर सकते हैं कि संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से क्या हमारे पिता महात्मा गांधी हैं? तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं है, क्योंकि परंतु हम उन्हें आंदोलनों में सहयोग करने के कारण, देश को आज़ादी तक ले जाने के कारण हम उन्हें राष्ट्रपिता करके क्या कहते हैं? संबोधित करते हैं। चलिए, तो हम लोग आ जाइए 6, 8, 7 में हम लोग का 100 से 7, 100 से शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन क्या है? तो इसमें एक सूची बना दिया है कि फलना फलना काम क्या करेगा? मोदी चचा करेगा, और चिलना चिलना काम क्या करेगा? नीतीश चचा करेगा। यही हो गया आपका शक्तियों का विभाजन। यानी एक ऐसी सूची बनाई गई है कि जो जो काम होगा ये केंद्र में करे, केंद्र सरकार करेगी, और ये फलना फलना काम जो करेगी वो कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। जैसे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, इसीलिए हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस निकलता है, झारखंड पुलिस निकलता है, यूपी पुलिस निकलता है वगैरह वगैरह। और सेना में, सेना पर कौन नियंत्रण रखेगी? तो केंद्र सरकार नियंत्रण रखेगी। तो किस सूची को अंतर्गत आता है? केंद्र सूची, या संघ सूची भी बोलते हैं, या यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं। चलिए, 7 में, 8 में हम लोग का हो गया भाषा। 9 में हो गया हम लोग का कौन? भूमि सुधार, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार आपको क्या था, क्या नहीं था, कौन अध्यक्ष किया था, सब चीज़ बता दिए। खाली याद रखिए, जब भी हम लोग भूमि जमीन खरीदते हैं तो न्यो डालते हैं ना जी, तो न्यो मैंने 9 याद रखेंगे हम लोग कि भूमि सुधार अधिनियम जो कहाँ है? अनुसूची संख्या 9। 10 में भैया क्या है? 2 से 10 और 2 से दल बदल का कानून। दल बदल कानून हम लोग का किस में है? 10 में। अब दल बदल कानून क्या होता है कि होता क्या था, नेता लोग जो है कमल छाप दिखाकर वोट ले लिए और बाद में दूसरे दल में घुस जाते थे। तो ये क्या किया? एक अनुसूची संख्या 10 लाया कि आप अगर कमल छाप दिखाकर वोट लिए हैं तो 5 साल आपको कमल छाप में ही रहना पड़ेगा, दूसरे पार्टी में आप नहीं जा सकते हैं। इसी को बोला दल बदल। अगला 2 से दल बदल कहाँ पर है आप लोग का? 2 से 10, 2 से दल बदल। अगला है आपका 11। 11 में हम लोग का ग्राम पंचायत की चर्चा है। अब 12 में आपका नगर पंचायत की जाता है। जहाँ छोटा शहर है वहाँ पर हम लोग का ग्राम पंचायत हो जाएगा, जो बड़ा है बहुत से बड़ा। तो 12 नंबर में अनुसूची में हम लोग का क्या है? नगर पंचायत, जहाँ पर आप लोग जानते हैं BMC वगैरह, म्यूनसिपालिटी वगैरह होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिएगा, अब हमारे लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर अगला, थोड़ा सा और स्लाइड को नीचे करते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हम लोग का हड़प्पा। ठीक है, हम लोग जानते हैं भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन था? तो सबसे पहला खोजा गया शहर ही कौन था? हड़प्पा। सबसे पहला खोजा गया शहर कौन था हम लोग का? हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का जो खोज किया था हम लोग का, बोलिए आप लोग, दयाराम साहनी किया था कि राखल दास बनर्जी? सर जी दोनों आ जाता है, दिमागे कम नहीं होता, हौच पौच हो जाता है कि राखल दास बनर्जी किया था कि दयाराम साहनी किया था। तो देखिएगा, एक मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो भी बोलते हैं, मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, इसके बारे में फिल्म भी बना है। तो मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा का जो पहला खोज हुआ था वो 1921 ईस्वी में, 1921। और मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था हम लोग का, मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में। 1900 कितना जी? 22 में। इसका जो खोज किया था वो राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। और इसका जो खोज किया था आपका DR साहनी, DR साहनी, यानी कि दयाराम साहनी। हम लोग कैसे याद रखेंगे इसको? तो देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि
मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है आपको कि मृतकों का टीला कहा जाता है किसे, तो मोहनजोदड़ो को। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कब किसको, तो पहले 1921 में हड़प्पा खोज लेंगे, 1922 में मोहनजोदड़ो खोज लेंगे। और दोनों का दोनों कहाँ है अभी वर्तमान में, तो पाकिस्तान में। दोनों का दोनों कहाँ है आप लोग का, पाकिस्तान में। बोलेगा हड़प्पा किस नदी पर बना हुआ है, तो हड़प्पा नहीं मार देंगे कि सिंधु नदी, तो हड़प्पा हो जाएगा आपका कौन सी नदी, रावी नदी। ये समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग को मेन समझना है कि खोजकर्ता कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं। और जब हम जैसे ये शहर खोजने के लिए गया तो सर्वे में देखा क्या, यहाँ पर खाली मुर्दा निकल रहा था, खाली हड्डी गुड्डी निकल रहा था। तो आप बताइए, तो उसको नाम रख दिया क्या, मोहनजोदड़ो, यानी कि मृतकों का क्या, टीला। तो आप बोलिए जब टीला कोई आदमी ऐसे करके मर गया है और टीला है, और टीला में क्या निकलेगा, राखें निकलेगा ना जी, जो मर गया है और हड्डी गुड्डी का अवशेष निकलेगा, राख निकलेगा। तब बोलिएगा मोहनजोदड़ो का जो खोज करता थे, रॉ से राख और रॉ से राखलदास बनर्जी। राख कहाँ निकलता है, जहां मृतकों का टीला होता है। तो मोहनजोदड़ो को खोजकर्ता कौन हो गए, राखलदास बनर्जी। एगो क्लियर हो गया, तो ऑटोमेटिक हड़प्पा का खोजकर्ता कौन हो जाएगा, डी.आर. सानी अर्थात दयाराम सानी। यही वह मजदूर था जिन्होंने खोला था, परंतु इनके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, जॉन मेसन ने। और इस पर सर्वे किसने किया था, अलेक्जेंडर कलिंगम ने। ये सब यूपीएससी की बात है, आपका यही चलेगा, इसमें आपको बेसिक डिटेल करने की बात नहीं है। चलिए अब लोग हमला चलते हैं। तो हड़प्पा सबसे भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन हो गया भाइयों, तो हड़प्पा। कब खोजा गया था भैया, 1921। एक बाद क्या खोज लिया गया, मोहनजोदड़ो। कब खोजा गया, 1922। एक खोजकर्ता का नाम क्या था, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसलिए एक राखलदास बनर्जी। ये हो गया। तो अब अगला पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग की थी। किस युग की थी भैयों, तो कांस्य युग। कांस्य का हम लोग को बोलते हैं कांस्य युग की थी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग का क्या आया था, तो हम लोग जानते थे सबसे पहले आदिवासी वगैरह रहते थे और पत्थर के काल था, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग पाषाण काल। पत्थरों के काल को क्या कहा गया, पाषाण काल। तो उसमें क्या होते थे, पत्थरों के औजार हुआ करते थे। आप लोग देखे होंगे कहीं, अगर प्री हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया था। एक था हम लोग का पूरा पाषाण काल, पहले वाला पाषाण काल पूरा पाषाण काल, बीच वाला आ गया मध्य पाषाण काल, और लास्ट वाला हो गया आपका क्या, नव पाषाण काल। हम लोग जानते हैं घरे की खोज, कृषि की खोज कहाँ पर हुई थी, नवपाषाण काल में। कृषि की खोज नवपाषाण काल में। ये आपका हो गया, अगर हम लोग नेट के सेंस में समझे, जनरेशन के सेंस में समझे, ये हो गया 1G, ये हो गया 2G, हो गया या 3G। तो सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ था, नवपाषाण काल में। घरे की खोज कहाँ हुई थी, नवपाषाण में। आदमी कृषि करना कहाँ सीखा, नवपाषाण में। आगे पटाना कहाँ सीखा, नवपाषाण काल में। सिंचाई करना कहाँ सीखा, नवपाषाण में। पहला बार कुत्ता को पालतू कहाँ बनाया, नवपाषाण काल में। पहला बार घड़ा का आविष्कार कहाँ किया, नवपाषाण काल में। पहला बार चक्का कहाँ से बनाया, नवपाषाण काल में। आग की आविष्कार कहाँ हुआ था, तो आग का पहला जो आविष्कार खोज हुआ था वो पूरा पाषाण काल में, परंतु इसको हम यूज करना कहाँ सीखे थे, मध्य पाषाण काल में। तो थोड़ा सा इंटरव्यू ले लिए। इसके बाद जब पाषाण काल, पत्थरों के काल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पाषाण काल। यहाँ मनुष्य को लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था। मनुष्य क्या था, आर्खेटक था। भोजन की तलाश में नग्न अवस्था में इधर उधर क्या करते थे, कुत्ते की तरह घूमा करते थे। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ताम्र पाषाण काल, यानी कि पाषाण मतलब हो गया पत्थर, और तांबा यानी तांबा और पत्थर मिला के एक युग आ गया, और उसको संज्ञा दे दिया गया ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। तो सबसे पहले कौन सा काल आया, तो हम लोग बोलेंगे पाषाण काल। पाषाण काल के बाद क्या आया, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बाद आता है हम लोग का कौन, हड़प्पा सभ्यता। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक कांस्य की नृत्य करती हुई प्रतिमा भी मिली है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो आगे आप लोग याद रखेंगे, इससे पहले क्या था, अगर इससे पहले था ताम्र पाषाण काल, उसके बाद क्या आ गया, कांस्य युग आ गया, और इसके बाद क्या आ जाएगा, लोह युग। इसके बाद क्या हो जाएगा, लोह युग। लोह युग कब आरंभ होगा, तो हम लोग जानते थे जब आर्य भारत में प्रवेश किए थे, कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। किसने कहा था मध्य एशिया से आए थे, तो मौ से मध्य एशिया, मौ से मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आए थे, और आर्य अपने आप को एकदम 30 मार खान समझते थे, सलमान खान समझते थे, और वह संस्कृत के क्या थे, ज्ञाता थे। क्यों, महान वही व्यक्ति हो सकता है जिसको संस्कृत पढ़ने आता, आए भारत में रहे, वेदों की रचना भी की। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। किसने कहा था, तो मौ से मध्य, मौ से मैक्स मुलर। क्या कौन सी भाषा जानते थे, संस्कृत जानते थे, और संस्कृत जानने के कारण क्या किए उन्होंने, वेदों की रचना की, वेदों के बारे में लोगों को बताया। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि संस्कृत भाषा के ज्ञाते थे। बोलेंगे आपको कि आर्य क्या कहलाएं, तो श्रेष्ठ कहलाएं, कुलीन कहलाएं। श्रेष्ठ या कुलीन, अपने आप को वो विद्वान समझते थे क्योंकि वह संस्कृत जानते थे। इसीलिए बोलेगा आपको क्वेश्चन कि आर्य
क्या होते थे, तो श्रेष्ठ होते थे, कुलीन होते थे, अपने आप को पढ़े लिखे मानते थे और दूसरे को निम्न जाति का मानते थे। ये हो गया, हम लोग याद कर लिए। तीसरा, अब यहाँ पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सबसे पहले क्या आया? पाषाण युग। उसके बाद क्या आया? ताम्र पाषाण युग। उसके बाद क्या आया? कांस्य युग। उसके बाद क्या आया? लोह युग। आर्य जो आए थे बहुत मात्रा में लोहा लेके आए थे। ये हो गया नवपाषाण काल। चक्का का खोज कब हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि का खोज कहाँ हुआ? चौपाषाण काल में। पहला बार किस पशु को पालतू बनाया गया? तो कुत्ते को बनाया गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या, भारत चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो हम आपको पॉलिटिकल में पढ़ा चुके हैं कि मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच है? तो हम लोग बोलेंगे सर भारत और चाइना, भारत और चीन, यानी भारत और चीन बोल दीजिए या भारत और तिब्बत बोल दीजिए। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच हम लोग का है? भारत और चीन। अब यहाँ पर कुछ हाफ माइंडेड स्टूडेंट कहेंगे कि आपको बोल रहा है यहाँ पर चीन और कौन बोल रहा है? भारत और चीन के बीच कौन सा हो गया? मैकमोहन रेखा। तो इस सवाल के लिए ये तो उत्तर है ही है, परंतु हम लोग को आगे भी समझना है। जैसे आ गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो बोलेंगे सर भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, यानी इंडिया और हम क्या बोलेंगे? पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। कौन खींचा था? तो सर सिरियल रेड क्लिफ ने क्या कर दिया था? भारत को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक क्या बन गया? पाकिस्तान, और एक क्या बन गया हम लोग का? हिंदुस्तान। तो रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच अभी है वर्तमान में? तो हम बोलेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच में है। एक डूरंड है। क्या है? डूरंड है। तो पहले डूरंड रेखा क्या करता था? शुरू में जब पाकिस्तान नहीं बंटवारा हुआ था तो डूरंड रेखा हम लोग को अलग करता था उस समय भारत और अफगानिस्तान को। बट जब पाकिस्तान बंटवारा हो गया तो वर्तमान में डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। एक डूरंड कप होता है और डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। याद रखेंगे, डूरंड रेखा अलग है, डूरंड कप अलग है। चलिए आगे हम आ जाएंगे क्वेश्चन, प्रश्न संख्या आप देख लीजिएगा यहाँ पर है, नीचे दिए घटनाओं को सही तिथि क्रम के अनुसार मिलाएं। अब सही तिथि क्रम के अनुसार मिलाने का मतलब होता है जब भी आपको ईस्वी में मिलाना है तो कौन सी घटना पहले घटी है इसके आधार पर मिलाएंगे। तो आपका जो यहाँ पर देखिएगा हम लोग सबसे पहले क्या हुआ? 1971 में बांग्लादेश बना। हम लोग जानते थे कि ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। क्या था ये जी? तो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और बाद में जाके ये क्या बन गया? पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया। देखिएगा इधर होता है हम लोग का ये हो गया आप लोग का पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो अभी जो पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान है और एक यहाँ पाकिस्तान बना था, वहाँ भी मुस्लिम आबादी थी, उसको क्या कहा गया था? वो पूर्वी पाकिस्तान था। परंतु 1971 में युद्ध होने के बाद यह किसका निर्माण हो गया? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। जहाँ चलता है मुद्रा क्या? टाका। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहाँ चलता है कहाँ? टाका। तो बांग्लादेश की निर्माण कब हुआ है? तो बांग्लादेश बना कब? तो 1971 में। बांग्लादेश भाइयों बहनों कब बना? 1971। और 1971 हो गया बांग्लादेश। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं कि 2 नंबर पहले आना चाहिए। तो भाइयों ये सब तो उत्तर होगा नहीं, इसी दोनों में कोनो उत्तर हम लोग का होने जा रहा है। कैसे हम लोग बना सकते हैं? तो आप देखिएगा पहला पोखरण परीक्षण, तो देखिएगा पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में। सबसे आप क्वेश्चन पूछेगा पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो हम लोग बोलेंगे पहला परमाणु परीक्षण हुआ है 1974 में। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। और जो पहला परमाणु परीक्षण था पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो पहला बार भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में। उसके बाद इसी के देख के थोड़ा सा याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक बना लेते हैं। ये देखा भारत विकसित हो रहा है तो 1975 में क्या हुआ? 22वां राज्य सिक्किम भारत में क्या हो गया? विलय हो गया। 22वां राज्य बन गया कौन? सिक्किम। कैसे याद रखेंगे? 1971 में बांग्लादेश निर्माण और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण कर लिए और उधर से पड़ोसी अपन देख रहा था सिक्किम वाला भारत एकदम उन्नति कर रहा, हम एक में सट जाते हैं। तो 22वां राज्य कब बना? 74 में पोखरण परीक्षण किए, देखा भारत उन्नति पे सर रहा, हम अगर एक में सट जाते हैं, विलय हो जाते हैं, मिल जाते हैं तो हमरो नाम होगा। तो इसलिए याद रखेंगे कि हम लोग का 22वां राज्य जो बना था वो कौन बना था? 22वां राज्य सिक्किम बना था। और कब बना था? तो बोलेंगे सर जी 1900 कब बना था? 75 में। 1975 क्यों बना था? सर जी देख रहा था कि पोखरण में भारत जो क्या किया था 1974 में मिसाइल परीक्षण किया था और यह सक्सेसफुल हो गया और इसी को देख के वो और नया राज्य भारत में जुट गया। ये समझ गए? और SLV-3 क्या हुआ था? तो SLV-3 1980 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ग्रह था, एक उपग्रह, जो भी बोल दीजिए। चलिए
तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, अगर हम फिर से लिखना चाहें तो SLV3 हो गया हम लोग का 1980, और बांग्लादेश का निर्माण 1971, 1900 कितना हो गया हम लोग का 71। उसके बाद बांग्लादेश के बाद आ जाइए पोखरण परीक्षण 1900 कब हो जाएगा 74, और 1974 एक रेत देख के सिक्किम भी हमें सट गया भारत में 1975। बस याद रखने के लिए हम लोग ऐसा कहानी बना दिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। पहले आएगा ये क्या, विकल्प संख्या 2, 2 के बाद आ जाएगा आपका विकल्प संख्या कितना 3, तो 2 के बाद आपका हो जाएगा 4, 2 के बाद क्या आ जाएगा 4, 74, 74 के बाद क्या आ जाएगा 75, 3 नंबर, और लास्ट में 1980 वाला आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के बाद 8। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री हैंगसॉन भारत भ्रमण किया था। तो बोलेगा आपको हैंगसॉन जो था कहाँ का मूल निवासी था। तो हैंगसॉन जो हम लोग का था वो मूल निवासी कहाँ का था, तो एक चीनी यात्री था। फाहियान भी चीनी यात्री हुए और हैंगसॉन भी चीनी यात्री हुए। हम लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः 3 स्रोतों से मिलती है। पहला स्रोत होता है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, अर्थात कोई चीज़ डूबा धसा, कोई स्तंभ मिल गया, कोई शिलालेख मिल गया जिसके बारे में भारत की जानकारी मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। दूसरी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो दूसरी जानकारी हम लोग मिलती है विदेशियों के विवरण। बहुत से विदेशी चीनी यात्री आए भारत में, यूनान से यात्री आए भारत में रहे, और जाने के बाद यहाँ से अपने बुक में भारत का बखान किया कि उस समय भारत का इतिहास क्या था। तीसरी जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है, तो वेद ज्ञान, ये सबसे वेद ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। तो हम भारत के तत्कालीन जीवन का इतिहास कहाँ से देखने को मिलता है, 3 स्रोतों से, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, विदेशियों का विवरण और वेद पुस्तक से हमें मिलती है जानकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का है यहाँ पर, अगर हम करना चाहें तो अगला होगा चीनी यात्री हैंगसॉन भारत भ्रमण कब आया था। तो पहले हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर, अभी बिहार पुलिस में हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अशोक का जो है स्तंभ है, और अशोक का स्तंभ कहाँ पर है हम लोग का, तो सारनाथ में। इसमें जो क्या गो तिल्ली है, तो भैया 24 गो तिल्ली होता है। तो आप यही बोलेगा कि हम जो झंडा में देखते हैं, जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जी, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है शायद 1950 में इसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया गया। ये था क्या, तो एक अशोक का सारनाथ में स्तंभ था। स्तंभ आपको क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, गुफा अभिलेख क्या है, सब चीज आपको बताया गया है। तो ये क्या था, अशोक का ही था। अशोक का क्या था, ये सारनाथ का क्या था, एक स्तंभ था, और स्तंभ में क्या था, बाघ था। तो वहां पर यहीं पर चक्र लगा था, वही चक्र को किसमें दे दिया गया, झंडा में, और इसको बोला भारत का राष्ट्रीय क्या हो गया, ये अशोक स्तंभ, जिसमें तिल्लियों की संख्या कितनी होती है, 24। क्वेश्चन पूछता है कि ये जो 24 को तिल्ली संख्या है, ये किसको सूचित करता है, वायु को, गति को, तो गति को सूचित करता है। इसका मतलब होता है हम लोग 24 घंटा अपने देश की विकास के लिए क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे, इसीलिए उसमें तिल्लियों की संख्या कितनी है, 24 है। चलिए, तो ये हो गया कि अब हम यहाँ पर समझ गए, अशोक स्तंभ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अशोक स्तंभ, आप लोग समझ गए होंगे कि अशोक का सारनाथ से लिया गया है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो था, तो एक यूनानी राजदूत हुआ करते थे जिसका नाम था सेल्कुलस निकेटर। तो कौन सा राजदूत आया था, तो हम लोग बोलेंगे सर जी यहाँ पर जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज किनके राजदूत हुआ करते थे, सेल्कुलस निकेटर के। हम आपको शाम वाले बैच में पढ़ाए हैं। और यह किसके शासनकाल में भारत में आया था, और किसके शासनकाल में आया था, तो ये जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। यहाँ खाया पिया एकदम पुष्ट। उसके बाद जब गया यहाँ से कौन, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया, और मेगास्थनीज जी ने खाया और वहाँ जाके एक बुक लिख दिया, जिस बुक का नाम रखा गया इंडिका। और भारत के तत्कालीन स्थिति का वर्णन मिलता है कि उस समय राजा का स्थिति क्या था। जब राजा निकलते थे तो चारों तरफ झांकियाँ लगी रहती थी, लोग राजा के स्वागत में फूल मालाएं लेकर रहते थे, चारों बगल तोता रहता था। और अपने पुस्तक में लिखा कि उस समय भारतीय समाज कैसा था, भारत की तत्कालीन स्थिति कैसी थी, राजा का विधि व्यवस्था कैसा होता था, यही सब इंडिका नामक पुस्तक में हम लोग का क्या है, लिखा है। तो मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार हुए। तो आपको पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था यूनानी राजदूत, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, मौ से हो गया मोर और मौ से हो गया मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किनके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य में। ये हो गया लोग, अभी हम लोग का क्वेश्चन नहीं हुआ है। चीनी यात्री हैंगसॉन किनके शासन में आया था, तो देखिए हौ से हो गया हैंगसॉन, हौ से हो गया हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन किनके शासनकाल में आया था, तो
हर्षवर्धन आया था, जो चीनी यात्री था, ह से हर्षवर्धन, ह से हैंगसोंग। तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना नंबर? तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन नीचे देख लेते हैं, इसको स्लाइड को नीचे करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है, देखिएगा थोड़ा सा और नीचे हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर हर्षवर्धन जो है, देखिएगा हैंगसॉन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। हम लोग कितना नंबर विकल्प मारेंगे? विकल्प संख्या सी, हर्षवर्धन। तो ह से हर्षवर्धन, ह से हैंगसॉन्ग। अब मेगास्थनीज, म से चंद्रगुप्त मौर्य, अब म से हो जाएगा मेगास्थनीज। तो ये हो गया। अब बोलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो हम लोग जानते थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त के कौन थे? पुत्र थे। और हम लोग जानते थे भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आपको पूछेगा भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आप लोग जानते हैं जी आइंस्टीन का सिद्धांत E = mc²। तो आप यहां पर बोलेगा आपको भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, परंतु भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। तो बोलेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो आप देखिए 3-4 को तो हम लोग क्लियर कर लिए सर जी। ह से हैंगसॉन होता है, ह से होता है, ह से हैंगसॉन, ह से हर्षवर्धन, ये दोनों हो गया। म से हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, म से हो गया मेगास्थनीज, ये भी क्लियर हो गया, कथी भूलेंगे। अब एगो बच गया, तो बोलेगा फाहियान, चीनी यात्री था, तब फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। बस इतना को पढ़ेंगे कि एग्जाम हॉल तक जाए, बस किताबी कीड़ा हम लोग नहीं बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का आवाहन। देखिएगा कैसे याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति? तो संपूर्ण क्रांति का जो आवाहन किया था वह किसने किया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। जयप्रकाश नारायण। कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो देखिएगा संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा विश्व, संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा विश्व। हम लोग जानते हैं नारायण भगवान किसका नाम है? विष्णु जी का। और उन्हीं ने, तो हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे कि जय प्रकाश नारायण, नारायण मगर विष्णु जी संपूर्ण क्रांति करने का क्या दिए थे? आवाहन किए थे। परंतु आपसे पूछेगा क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है आवाहन किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, ये जो यात्रा थी दांडी यात्रा, ये सब का आवाहन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। बट आपसे पूछे संपूर्ण क्रांति का आवाहन किसने कर दिया था? संपूर्ण मतलब सीधे मारेंगे विष्णु भगवान। अब अगला क्वेश्चन आपसे भाइयों बहनों पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए लोकनायक मतलब क्या हो गया? लोक माने जनता, नायक माने हीरो। तो बोलिए लोकनायक, लोगों का कल्याण करने वाला कौन है? नारायण भगवान। यानी लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। विष्णु भगवान सबका कल्याण करेगा ना जी, तो लोक नारायण के नाम से कौन जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति के आवाहन भी कौन करेंगे? यही नारायण जी, विष्णु भगवान। तो हम लोग ये याद कर लिए। अगला आपको चलिए हम लोग बोलते हैं, अगला आपको क्वेश्चन बोलेगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अरे चलिए आगे आ जाएगा दिल्ली चलो का। तो दिल्ली चलो का नारा अलग है, जम्मू कश्मीर का चलो का नारा अलग है। तो हम आपको बताए थे कि जम्मू कश्मीर चलो का नारा किसने दिया था? तो मनोहर जोशी करके कोई नाम था, उसी व्यक्ति ने दिया था। बट दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ये हो गया हम लोग का। संविधान के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? DR अंबेडकर, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी माने जाते हैं हम लोग के कौन? संविधान के निर्माता। अब यहीं से हम आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जब संविधान सभा बन रही थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? तो बोलेंगे सर अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हम लोग का? सचिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो गए? सचिदानंद सिन्हा। यही हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हो गए? GV मावलंकर। कभी कभी भैया आकर फुल फॉर्म भूल लेता है, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो GV मावलंकर। और CR दास मतलब चितरंजन दास। अब यहाँ पर बोलेगा राज्यसभा के जो अध्यक्ष हुए थे, मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष को हम लोग सभापति बोलते हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो थे तकनीक कौन थे हम लोग के? उपराष्ट्रपति। तो हमारे टीचर डे जो मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो हम लोग का राज्यसभा के पहले जो सभापति थे, स्पीकर थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने थे। चलिए हम यहां तक समझिए। अब प्रश्न संख्या हम लोग 11 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? द बिंग, थोड़ा सा और हम इसको नीचे कर लेते हैं, काफी ऊपर चल गया ये। देखिएगा
संपूर्ण क्रांति के बाद है द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर लेखक कौन है? तो देखिए विंग्स ऑफ फायर बोलेगा मिसाइल मैन के नाम से किसे जाने जाते हैं? द ग्रेट मैन जो होता है आप लोग का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। तो हम एपीजे अब्दुल कलाम को ही क्या बोलते हैं? फायरमैन के नाम से जानते थे, विंग्स ऑफ फायरमैन, या हमको इसको क्या कहते हैं? मिसाइल मैन। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हुए। आज हम लोग जानते हैं कि आज भविष्य का जो है एपीजे अब्दुल कलाम किसके कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भविष्य का जो कलाम कहा जाता है किसे कहा जाता है? माननीय श्री खान सर को। आ जाइए हम लोग अगला सुनते हैं। अब आप लोग 10th या 12th में पढ़े होंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो इनके रचनाकार कौन थे? पुस्तक कौन लिखे था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा था? अरुंधति राय ने लिखा था। तो अरुंधति राय, देखिए आपको क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। अगला आपका पूछा है क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू। तो आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताइए, सबसे पहले हमारे कौन थे ये? तो पौ से पंडित, पौ से प्रधानमंत्री थे। पहले जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री हुए हम लोग का कौन? पंडित जवाहरलाल। और पहले राष्ट्रपति कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रो से राष्ट्रपति, रो से राजेंद्र प्रसाद। कन्फ्यूजन हमेशा दूर करना ही क्या होता है, आपको एक अच्छा बेहतर सॉल्यूशन आप कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा हम लोग स्पीड करेंगे। चलिए भाखड़ा आपका है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध स्थित है तो हम लोग का सतलज कहाँ हो जाएगा जी? सतलज नदी पर स्थित है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है जी? तो हम लोग बात देते हैं उद्गम स्थल चीन है। चीन मतलब तिब्बत, समझ गए ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला बोलेगा आपको क्वेश्चन राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हम लोग के कौन हो गए? कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन हो गए? कल्हण। बट आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी किस राज्य के बारे में, किस शहर के बारे में इतिहास बताता है? तो हम लोग याद रखेंगे जो राजतरंगिणी है वो लिखा किसके द्वारा गया है? कल्हण के द्वारा। और इस बुक में क्या कहा गया है, किनके बारे में बताया गया है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में। किसके इतिहास के बारे में? कश्मीर के इतिहास में। विकल्प संख्या आपका भी होना। और कश्मीर का हम लोग का राजकीय भाषा क्या है? तो कश्मीर की राजकीय भाषा हम लोग का क्या है? उर्दू। कश्मीर की राजकीय भाषा हम लोग का क्या हो जाएगा? उर्दू। हम लोग जानते हैं धरती पर का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो धरती पर का स्वर्ग जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? जम्मू कश्मीर। हम यह भी जानते हैं डल झील, लागलागिन झील, ये सब कहां पर है? तो हम लोग का कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें तो और कोई ऑप्शन बताने वाला है नहीं, चंद्रगुप्त उधर पीछे हम लोग बता ही चुके हैं, तो थोड़ा सा स्लाइड को और हम लोग ऊपर कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया नाड़ा से रिलेटेड। हम आपको शुरू में ही टोटल 40-45 नाड़ा मात्र 3 मिनट में आप लोग याद कर लिए थे। और कभी भी जिंदगी में कभी मत नहीं भूलिए, क्योंकि हम जो बताए थे वो लॉजिकल था, देसी वे में था। तो आगे बोला है राजा राम मोहन राय का संबंध, यानी कि राजा राम मोहन राय किनके संस्थापक थे या किससे रिलेटेड थे या किससे संबंधित थे पूछे। तो राजा राम मोहन राय जो संस्थापक हुए वो किनके हो गए? ब्रह्म समाज के। किनके हो गए? ब्रह्म समाज के। अब इसमें विद्यार्थी फंस जाता है, मार देता है, कभी आर्य समाज, कभी मार देता है रामकृष्ण मिशन। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए राजा राम, राम भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये राम भगवान है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान वाला होगा जी। तो यहाँ पर ब्रह्मा लगल है ना जी, तो एकरे में हटा देंगे। तो राजा राम मोहन राय किनके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के क्या थे? फाउंडर थे, संस्थापक थे। तो आ जाइए हम लोग का, तो याद रखेंगे राम भगवान से आ जाएगा कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश वाला में राम भगवान। चलिए अगला आपको पूछेगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोग का कितना अभी। अगला बोलेगा आपको आर्य समाज के संस्थापक कौन हुए? देखिए आर्य समाज के संस्थापक जो हुए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आप लोग लिख लेंगे अपने किताब में, दयानंद क्या? सरस्वती। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखिएगा दयानंद सरस्वती में क्या लिखा है? सरस्वती। आप बोलिए, हम बताए थे आपको ट्रिक, समाज में क्या रहना चाहिए? हम लोग का समाज में क्या रहना चाहिए? सरस्वती रहना चाहिए। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आर्य जब आए थे तो कौन सा भाषा को उनको ज्ञाता कहा जाता था? तो आर्य को कहा जाता था हम लोग को संस्कृत का ज्ञाता। इसीलिए आर्य समाज में भी आ जाएगा दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती हम दूसरे से याद रखते हैं, समाज में हम लोग का सरस्वती होना चाहिए। तो दयानंद सरस्वती किसका स्थापना किया था? आर्य समाज। दूसरा हम लोग इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि आर्यों की जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी। तो इसमें आर्य लगले है ना जी, तो संस्कृत दे देंगे। और आर्य अपने आप को क्या मानते थे? 30 मार खान मानते थे, और मानते थे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, कुलीन मानते थे, और दूसरों को मानते थे क्या? निम्न जाति के मानते थे।
चलिए हो गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हुए? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हुए? तो आत्माराम। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हुए? आत्माराम। अब बोलिए सर जी याद कैसे रखेंगे? लूसेंट के पीछे में लिखा हुआ है, गूगल बता रहा है, टीचर बता रहा है, याद कैसे रखेंगे? तो देखिए जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो मन से प्रार्थना करेंगे, आत्मा से, अंतर आत्मा से प्रार्थना करेंगे। तो आत्माराम यानी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो गए? आत्माराम। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो हम सबसे पहले बोले थे, एक नारा दिया था, आराम हराम है। तो आराम हराम है, बाहर जाएंगे तब, यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला हम आपको बताए थे प्रार्थना समाज, यानी कि प्रार्थना जो करेंगे वो अंतर आत्मा से करेंगे, तो आत्माराम। अगला बोले थे हम लोग ब्रह्म समाज, तो हम बोलेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि राम भगवान। विष्णु मतलब क्या हो गया? राम भगवान, इसमें मार देंगे। अगला हो गया हम लोग का आर्य समाज, समाज में सरस्वती रहेगी, तो दयानंद सरस्वती। आप है राम कृष्ण मिशन। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन। तो आपको नारा ये क्या हो गया? याद हो गया। आप कभी भी आपके एग्जाम में फंस नहीं सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, तमाम टीचर क्या करते हैं, सेट निकालें, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, ऐसे करके उत्तर दे रहे हैं। ऐसे करने से कुछ नहीं होने जाना है। किताब के नीचे में सभी आंसर दिया है, 1 का बी, 2 का सी। टीचर वही कहलाते हैं जो कम से कम 1-2 ऑप्शन को टच करे, कुछ आगे वो जाए, कुछ पीछे जाए, हमको रिलेट करके। डिस्कशन का मतलब क्या होता है? डिस्कशन का मतलब होता है कि उसके 4-5 आगे नीचे पहलू पर हम लोग क्या कर लें? चर्चा कर लें। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये तो होगा नहीं यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा, यूएसए कनाडा, तो हिंडनबर्ग रेखा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा यूएसए और कनाडा, हिंडनबर्ग। आपका हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और क्या हो जाएगा? जर्मनी। एक बार हम इसको जो है आपको जो है देख लेते हैं कंफर्म करके कि क्या दिया गया है बुक में। हमारे ख्याल से फ्रांस और जर्मनी ही होना चाहिए। प्रश्न संख्या आपका 15। प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या फ्रांस और जर्मनी आपका सही उत्तर है। तो आ जाएगा मैगी नोट रेखा कहाँ जाएगा? फ्रांस और जर्मनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा हम लोग का विकल्प संख्या कितना जी? सी। तो विकल्प संख्या हो जाएगा सी। बट यहाँ पर बात बोले हम लोग का कि यूएसए ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा। अभी आप लोग जानते थे कि अक्षय कुमार जो है अपना कनाडा का नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता को क्या कर लिया है? ग्रहण। और आप ये भी जानते थे कि कनाडा में क्या कर दिया? भारत के कितने चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पासपोर्ट वीजा पे कुछ हद तक रोक लगा दिया गया है। क्योंकि वहां पर जो था सिख के कौन भी आतंकवादी वगैरह थे, वो आरोप वगैरह थे, वो करंट वगैरह में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी कनाडा, तो हम लोग बोलेंगे कि अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग 49वां समानांतर रेखा। 49वां समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यूएसए और कनाडा। और जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन है? हिंडनबर्ग रेखा। तो आप देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले बोल दीजिए, आपको पीछे याद कराएं, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो सर जी भारत और पाकिस्तान के बीच सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा खींचा गया रेड क्लिफ रेखा है। दूसरा मैकमोहन लाइन कहां पर है? तो बोलेंगे सर जी भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। तीसरा आपको पूछेगा कि हिंडनबर्ग रेखा कहां है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। चौथा पूछेगा मैग्नी नोट रेखा, तो अभी तुरंत मारे थे सी, फ्रांस और जर्मनी। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो जर्मनी के ही थे। अगला आपको पूछेगा क्वेश्चन, यूएसए और कनाडा के बीच कौन सा रेखा है? तो 49वां समानांतर रेखा। तो चलिए हम लोग टाइम को पास नहीं करते हुए हम लोग आगे देखते हैं। आ जाइए, भारतीय संविधान के नेतृत्व में ध्वज रेखा सबसे पहले, देखिएगा ये याद रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा अंगीकार किया गया था। कब? तो राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा अंगीकार कर दिया कब? तब 22 जुलाई 1947 को। तो ये लोग हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब लोग हम अगला देखते हैं। ये पर हो गया हाँ, सतलज नदी का उगम स्थल। तो अभी 16 नंबर का हम लोग अभी तुरंत बताए हैं। सतलज नदी का उगम स्थल हम लोग का कहाँ है? चीन, तिब्बत, अभी तुरंत बताए थे। चलिए अगला देखिएगा।
17 हो गया। हम लोग प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। देखिएगा अगला आपका क्वेश्चन बोलता है कि भारत में श्वेत क्रांति, दोनों पर गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। आपको पूछेगा भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हुए, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हम लोग के कौन होंगे? श्री एस ये क्या था आपका, एक मिनट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक था, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हो जाएगा डॉक्टर बी कुरियन। डॉक्टर बी क्या? कुरियन। तो डॉक्टर बी कुरियन क्या हो जाएंगे? श्वेत क्रांति के जनक। सर याद कैसे रखेंगे मेरे यहाँ, तो याद कैसे रखेंगे, तो देखिएगा कुरियन, कुरियन से याद रखेंगे हम लोग, कुरियर वाला, कुरियन से याद क्या रखेंगे? कुरियन वाला। तो आप लोग बुझिएगा कि इतिहास गवाह है, दारू खरीदने के लिए क्या होता है, गलत चीज़ खरीदने के लिए क्या होता है, हम खुद दारू बेचने वाले के अड्डे पर जाते हैं, बट शुद्ध चीज़ दूध खरीदने वाला क्या होता है, घर आके डिलीवरी करता है, घर आके कुरियर करता है। तो हम लोग श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो बोलेगा श्वेत मतलब होता है दूध, भैया उजला होता है ना जी, तब बोलेंगे दूध से। किससे है जी? दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध, तो बोलेगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से। दूध माने किससे? मिल्क से। मिल्क माने किससे, तो आपको बोलेगा ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, फ्लड से किससे संबंधित है, तो हम बोलेंगे फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध से। कैसे है, तो देखिए जब क्रांति किया, क्रांति का मतलब इवोल्यूशन मतलब परिवर्तन, तो ये सब क्या किया, दूध के विरोध में क्या कर दिया, दूध जाता था उछल देता था रोड पे और दूध पर पूरा बाढ़ आ गया। तो हम लोग याद रखेंगे ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, या बोलेंगे फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध से है। श्वेत क्रांति, सर जी श्वेत माने होता है उजला सफेद, दूध करिया थोड़े होता है, ये हो गया। अब व्यक्ति पूछेगा तो बोलेंगे दूध वाला घरे घर न पहुंचाता है जी, कुरियर देता है ना, तो बोलेंगे डॉक्टर बी कुरियन। यानी श्वेत क्रांति के जनक कौन हो गए हम लोग के, डॉक्टर बी कुरियन। अभी जस्ट हम इसके बाद जो है कुछ आपको जो है मेन जो है क्रांति के बारे में समझाएंगे और यह भी समझेंगे हम लोग जो है कैसे याद कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अगला, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो हम लोग का भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो गया भैया, तो आम हो गया। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम। और राष्ट्रीय मिष्टान पूछ ले, स्वीट्स पूछ ले, तो रसगुल्ला नहीं मारेंगे, जलेबी। भारत का राष्ट्रीय फल हो गया आम। राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो गया, तो राष्ट्रीय वृक्ष अगर हम लोग को बात बोले तो राष्ट्रीय वृक्ष हम लोग मार देंगे क्या, बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या मार देंगे, बरगद। और राष्ट्रीय फल क्या मार देंगे, आम। और राष्ट्रीय कौन सी कहता है हम लोग का, राष्ट्रीय फल हो गया आम। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा आम हम लोग का कहाँ होता है भैया, यूपी में। संतरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भैया, तो तेलंगाना में। संतरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तेलंगाना में। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भैया, यूपी उत्तर प्रदेश। सेब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भैया, हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा सेब कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश। तो आपको बोलेगा सेबों की नगरी किस राज्य को कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो हम बताए थे हिमला शिमला दूगो बन थी, एगो बन गई राजधानी, एगो बन गई क्या, राज्य। तो हम लोग का हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा आप लोग का। चलिए अब हम लोग यहां पर अगला करते हैं। चलिए अगला हम लोग का हो गया गन्ना में यूपी, दूध में अग्रणीय राज्य क्या हो जाएगा, यूपी। संतरा कहाँ हो जाएगा हम लोग का, कर्नाटक। सेब कहाँ हो जाएगा, यूपी। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो भारत का प्रवेश द्वार हम लोग कहाँ किसको कहते हैं, मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। बट आपको बोलेगा कि बताइए धरती पर का स्वर्ग, तो जम्मू कश्मीर। विश्व का स्वर्ग, तो स्विट्जरलैंड। विश्व का स्वर्ग स्विट्जरलैंड। आपको पूछेगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष में क्या होती है, जनता स्वयं भाग ना लेकर जनता का एमएलए एमपी भाग लेता है संसद में, उसी को हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण पूछता है तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चलिए आ जाइए अगला हम लोग तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 20 के बाद हम लोग देखते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा नहीं हो जाए, 1 घंटा तो आपका पूर्ण गया है। तो एक काम कर देते हैं हम लोग, एक ही पेज को आज हम लोग देख लेते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपको क्रांति से कुछ रिलेटेड वर्ड आपको बता देते हैं। हम इस स्लाइड को मिटा देते हैं और दूसरा चीज़ हम लोग कुछ समझते हैं। चलिएगा क्रांति हम लोग क्या करते हैं, आज क्रांति एक क्लियर कर लेते हैं और समझते हैं क्रांति में हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रांति के बारे में कुछ देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्रांति को याद रख सकते हैं। चलिए क्रांति के लिए आपका पीडीएफ खुल गया है और देखिए हम लोग क्रांति को कैसे याद रखते हैं। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, मगर आप यह जरूर याद रखिएगा कि हमको क्या करना है, जीके जीएस अगर 8 लाख पेज का है तो मात्र और मात्र उसमें हमको कितना याद करना है, 8 ठो याद करना है। वो भी कौन सा याद करना है, जो एग्जाम में आता है। फालतू जीके जीएस को याद नहीं करना है, क्योंकि फालतू याद करने से आपके दिमाग में वायरस भर जाएगा और एक भी कोई भी यूज का नहीं रहेगा। तो हम लोग उसी को देखेंगे इसमें क्रांति, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी
बार कितने एग्जाम में ये क्या हुआ है, पूछा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आपके लिए स्लाइड लगा दिए हैं और आप लोग जो है 3 वाला चश्मा लगा कर देखिए और कान की जो है ठेपी खोल के सुनिए कि जिंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ें और याद हो जाए। आपका हरित क्रांति, तो हरित क्रांति अभी जस्ट हम बताए थे किससे संबंधित था, तो हरित मतलब होता है हरा, हरा मन होता है कृषि, तो बोलेगा हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि से। अगर कृषि नहीं है तो बोलेगा किस फसल से है, तो बोलेंगे गेहूं और चावल। अगर उस भी नहीं है तो यहाँ बोलेंगे खाद्य उत्पादन से, समझे। तो हम लोग बोलेगा हरित क्रांति, तो हरा, हरा मन हो गया हम लोग का क्या, कृषि, तो कृषि मारेंगे, कृषि नहीं रहेगा तो फसल में चावल गेहूं मारेंगे, चावल गेहूं नहीं रहेगा तो खाद्य उत्पादन मारेंगे। अगला क्वेश्चन है श्वेत, अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी कुरियन। कुरियन घरे घर करके दूध पहुंचाता था ना जी। श्वेत क्रांति मतलब होता है किसके उत्पादन से, दूध से, और दूध को ही हम लोग कौन सी क्रांति बोलते हैं, फ्लड, हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड क्रांति। उसके बाद हम लोग को बोलेगा द मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो द मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर बी कुरियन को बोला जाता है। अगला नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से। तो अब हम याद कैसे रखेंगे, ये तो लूसेंट के पेज के पीछे वाला में भी दिया गया है और ढेरी टीचर भी बता देता है। तो देखिए भैया नीली, और उसके बाद क्या लिखा है, मत्स्य। आप लोग बोलिए भाइयों बहनों कि मछली कौन पानी में रहता है, नीली पानी में रहता है। देखते हैं ना समुद्र वाला पानी क्या होता है, नीला रहता है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से, मत्स्य उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध क्योंकि पानी में रहेगा और पानी क्या होता है, नीला होता है, तो मत्स्य क्रांति का संबंध किससे है, इससे। अगला हम लोग देखिएगा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। रजत क्रांति, बहुत VVI, रजत क्रांति का संबंध, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन कैसे याद रखेंगे, तो रजत मतलब कुछ एक तरह से हम लोग मान लेंगे कुछ चमकीला पदार्थ। तो आप देखिएगा कोई क्या करता है, अंडा वाला ट्रे लाइएगा ना जी, जिसमें अंडा ऐसे करके रखा रहता है, इस वाला खतरनाक में, तो कहते हैं मैक्सो के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। मैक्सो के रूप में इसका क्या करता है, धुइयां कर देता है, मतनियों को जला देता है और धुइयां भर होता है और मैक्सो का बाप हो जाता है। इसके सामने फास्ट कार्ड भी कुछ नहीं है। तो इसमें देखिएगा इसके ट्रे में तो हल्का हल्का चमकी चमकी जैसन लगल रहेगा, अवड़क जैसन। तो देखिएगा रजत, रजत चमकने वाला। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, अड्डा से है। तो हरित क्रांति, रजत क्रांति का संबंध किससे है हम लोग का, तो आपका रजत क्रांति हो जाएगा किससे, अंडा से। अगला पीली, देखिए पीली क्रांति, तो तिलहन कितने बार आया होगा और आपको मुंह में याद होगा कि पीला क्या होगा हम लोग का, तिलहन में। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन। आगे देखिए कृष्ण क्रांति, तो कृष्ण क्रांति आ जाएगा तो बायोडीजल। कृष्ण क्रांति क्या हो जाएगा, बायोडीजल। लाल क्रांति आपको बोले तो देखिए टमाटर लाल होता है, तो लाल क्रांति का संबंध हम किससे मानेंगे, टमाटर से। बट आप लोग जानते हैं मांस भी लाल होता है, तो हम लोग मारेंगे क्या, लाल क्रांति का संबंध टमाटर से या मांस से। दूगो चीज, लाल होता है तो मांस भी लाल होता है, टमाटर भी लाल होता है। तो हम लोग का लाल क्रांति का संबंध किससे हो गया, टमाटर या मांस से। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का आपका संबंध किससे है जी, झींगा मछली उत्पादन से। और सबसे ज्यादा झींगा मछली हम लोग का कहाँ होता था, तो बताए थे चिल्का झील उड़ीसा में। तो आ जाइए गुलाबी, तो आप लोग जानते हैं झींगा वाला मछली खाए होंगे जी, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टाइप का रहता है। जब इसको लोहिया में भूजते हैं तो कौन सा कलर हो जाता है, गुलाबी। तो हम लोग याद रखेंगे झींगा मछली का संबंध किससे है, गुलाबी से। बट नीली क्रांति का संबंध केवल और केवल नीलका पानी में रहेगा मछली, मत्स्य उत्पादन से। बादामी क्रांति, तो बादाम मसाला होवे करता है, तो हम लोग का हो जाएगा कौन सी, मसाला उत्पादन से। अब यहीं पर आपको भैया पूछेगा कि बतबो गोल क्रांति का संबंध किससे है। आलू गोल होता है ना, तो गोल क्रांति का संबंध आलू से। बोलेंगे सही टमाटर तो गोले होता है, तो कभी आठ ही नहीं करेंगे। यहां पर देखिएगा क्या लिखा गया, लाल, तो लाल क्रांति जाएगा टमाटर में, गोल क्रांति आलू में चल जाएगा। चलिए तो आप वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बेसी हम लंबा नहीं करते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग जो है टाइम निकाल कर अपने सुनहरे हाथों से कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा। आज हम जो है बिहार एसएससी का जो आपका जो बुक नहीं खरीदे हैं, ये बुक जाके मार्केट से ले लीजिए, ताकि हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताएं तो आप बुक में क्या कर देते हैं, लिखते रहें। ठीक है, आप मार्केट से बुक ले लीजिए, 12 सेट का बुक लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक इसमें है प्रीवियस ईयर का। और आज हम पहला सेट इसको कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट में, धीरे धीरे हम मैथ रीडिंग टोटल चीज डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। एक सेट को पढ़ेंगे तो पूर्णतः पढ़ेंगे, ये नहीं कि आए एक दिन में 18 गो सेट बता दिए और एक को याद नहीं हुआ। 4 गो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें कम से कम तो 3 क्वेश्चन याद करवा देंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।